नमस्कार दोस्तों। आ, आपके इस आर जनरल अफेयर्स में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सोच ही रहा था कि अभी अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। मैंने पॉलिटी के कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट जो था हमारा 1951 में, मैंने उससे जुड़े हुए कुछ बातों को मैंने क्लियर किया अपने वीडियो में। मैं सोच ही रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश में जिस तरीके की व्यवस्था चलती है, डेमोक्रेसी के जो स्वरूप चलते हैं हमारे यहाँ, गवर्नेंस यानी हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो जो चलते हैं, उनमें कुछ ऐसी भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे शासन व्यवस्था जो हमारे यहाँ चल रही है, हमारे यहाँ जो गवर्नेंस चल रहा है, उसका स्वरूप अचानक से बदल जाता है। ये हमारे जो संविधान है, हमारे यहाँ जो गवर्नेंस है, उसका एक बहुत ही खास एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी प्रणाली पर चल रही है कि वो अचानक से अपना स्वरूप बदल देती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक, जिसका नाम इमरजेंसी है, हिंदी में कहेंगे आपातकाल, ये हमारे शासन व्यवस्था पर बहुत गहरे तरीके से अपना असर छोड़ देती है और शासन व्यवस्था का स्वरूप भी बदल देती है। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए। और हालांकि ये टॉपिक दोस्तों काफी लंबा टॉपिक है, आपातकाल के प्रावधान जो है बहुत ही विस्तृत है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे दो तीन वीडियो, दो तीन पार्ट्स में क्लियर करूं। तो मैं आज आपातकाल को ही पढ़ाने जा रहा हूं। उसके लिए मैं, आप लोग सब इस बात से परिचित हैं ही कि मैं कभी भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसकी बैकग्राउंड को मानता, ताकि उसकी एक पूरी समझ आपको क्रोनोलॉजिकल तरीके से पता चले। तो मैं पहले इसके बैकग्राउंड पे जाऊंगा। आप देखिए, किसी भी देश में उसकी जो शासन व्यवस्था है वो निर्भर करती है कि वहां पर कैसी व्यवस्थाएं शुरू से चली है। ये निर्भर करता है। हमारे देश में शासन व्यवस्था जो चली है, गवर्नेंस जो चला है, वो स्थितियों के आधार पर अपने आप को बदलने की तकनीक उसमें है, स्थितियों के आधार पर। तो सोचिए दोस्त, आप ये बात आप जानिए कि किसी भी देश में यदि विधि का शासन चले, इंग्लिश में कहेंगे रूल ऑफ लॉ चले, तो ये बात क्लियर है कि उस देश में अगर किसी की सत्ता चलती है तो वो है संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। जिस देश में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उस देश के गवर्नेंस, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, यदि वो महत्वपूर्ण पुस्तक उस देश का संविधान है, तो वहां पर विधि का शासन चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, और संविधान के सामने और किसी की सत्ता नहीं चलेगी। संविधान का नाम सुनते ही ये ध्यान में आता है कि हमारे इस पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, कौन ऐसा देश है जिसने इस व्यवस्था को, यानी कि उस देश ने सबसे पहले माना कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ चलेगा, विधि का शासन चलेगा। तो ये बात सुनते ही ध्यान में एक कंट्री का नाम आता है, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 18th सेंचुरी में अपने संविधान को कंप्लीट करके अपने देश में लागू करवा लिया था। यूएसए के पास सबसे पुराना लिखित संविधान है। यूएसए में रूल ऑफ लॉ चलता है, विधि का शासन चलता है। यूएसए की जो शासन व्यवस्था है उसके संविधान के अनुरूप चलती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में रूल ऑफ लॉ चलते हैं। जितने भी नियम कानून यूएसए में बनते हैं वो संविधान को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए यूएसए को काफी ज्यादा अनुभव है अन्य देशों की तुलना में कि संविधान के अनुसार देश कैसे चलेंगे। यहां बात केवल यूएसए की नहीं हो रही है कि एक देश, उस देश के अंदर रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं,
उनके जहन में ये बातें बैठ गई है कि उनका देश संविधान के अकॉर्डिंग चलता है और नागरिकों ने, वहां के सिटीजन्स ने इसे अडॉप्ट कर लिया है अपने डेली कल्चर में। आप सोचिए, हमारे देश में संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, और यूएसए में 18th सेंचुरी में ही संविधान बनकर तैयार हो गया। हम लोगों से काफी साल पहले यूएसए ने अपने देश को संविधान के अकॉर्डिंग चलाने का निर्णय ले लिया। तो जाहिर सी बात है कि यूएसए के पास संविधान के अनुरूप अपने देश को चलाने का अनुभव हमसे ज्यादा है, और अनुभवों की कदर हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास संविधान के अनुसार देश को कैसे चलाया जाएगा ये अनुभव उनके पास ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संविधान है और हम अपने देश को संविधान के अनुसार नहीं चला पा रहे। हम अपने देश को संविधान के अनुसार बहुत बेहतरीन तरीके से चलाते आ रहे हैं, और हमारे देश का संविधान कई अन्य देशों के संविधान के लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है, एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण बना हुआ है कि देश में संविधान की इज्जत, उसकी मान प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा कैसे बरकरार रखी जाए। लेकिन अनुभव भी कोई चीज होता है। हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन्हें संविधान के अनुरूप अपने आप को ढालने में थोड़ा और टाइम लगेगा, और बिल्कुल इस समय की कदर होनी चाहिए, क्योंकि जिस देश ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय संविधान के अनुरूप चलने में दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि उस देश के पास संविधान को अनुभव करने की फीलिंग जो है अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जब संविधान की रचना हो रही थी, जब हमारे देश की संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, और हमारे देश की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारे देश की संविधान सभा जब संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, तो बहुत ज्यादा चर्चाएं भी होती थी कि किन प्रावधानों को रखा जाए, किसे नहीं रखा जाए। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये उभर के आया कि हमारे देश में शासन का स्वरूप कैसा हो। यानी कि हमारे यहां गवर्नेंस कैसा होगा। कुछ लोगों ने यह विचार दिया कि हमारे देश का स्वरूप जो है, शासन का स्वरूप यूएसए की तरह होगा, जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश का शासन व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर की तरह चलेगा, और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश की शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम चलता है, यूनिटरी सिस्टम, हिंदी में से कहते हैं एकात्मक व्यवस्था। संविधान सभा में इन दोनों शासन के स्वरूप को लेकर काफी बहस हुई। तो हम पहले इन दोनों व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं। जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो है पावर सेपरेशन। पावर सेपरेशन, पावर सेपरेशन का सीधा सीधा अर्थ है शक्ति का पृथक्करण। अब ये शक्ति का पृथक्करण क्या है? देखिए, जिस भी देश की शासन व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर होगी, वहां पे शक्ति का पृथक्करण होगा, पावर सेपरेट होंगे। जैसे कुछ पावर जो है वो
कुछ पावर सेंटर के पास होंगे, कुछ पावर स्टेट के पास होंगे। सेंटर के पास कुछ पावर होंगे कि इन इन विषयों पर केवल सेंटर ही लॉ बनाएगा, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, इन सब चीजों पे जो है लॉ वो सेंटर बनाएगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, उन पर कानून बनाने की जिम्मेदारी स्टेट को दी गई है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, इन सब चीजों पर हेल्थ। इस तरह से कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट्स हैं जिन पे केवल सेंटर लॉ बनाएगा, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर केवल स्टेट लॉ बनाएगा। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखित रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें मेंशन की हुई है कि इन इन सब्जेक्ट्स पे केवल सेंटर लॉ बनाएगा और इन इन सब्जेक्ट्स पे केवल स्टेट लॉ बनाएगा। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन जो है उसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। जैसे एक हो गया सेंट्रल लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट और एक होगा कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं उन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉ एक दूसरे से, सेंटर एंड स्टेट, टकरा जाए तो सेंटर का लॉ हावी होगा। मान लिया जाए शिक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बना दिए, उसी वक्त उसी मुद्दे पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया। ऐसे सूरत में दोनों के लॉ के टकराने पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ होंगे उनकी वैल्यू ज्यादा होगी और वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। यानी कि आप लोगों को यह बात पता चल गया कि जिस भी देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जिस भी देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है, उस देश में पावर सेपरेशन नाम की चीज होती है। उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो पावर सेपरेशन पे चलती है। यानी कि क्लियरली संविधान में, उस देश के संविधान में ये बातें मेंशन की हुई होगी कि किन सब्जेक्ट्स पे केवल सेंटर लॉ बनाएंगे, किन सब्जेक्ट्स पे केवल स्टेट लॉ बनाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे हमारे देश में एजुकेशन पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और जब जिस विषय पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना देते हैं, अगर उन दोनों लॉ में एक साथ टकराहट हो जाती है, ठीक है, तो सेंटर का लॉ मान्य होगा। ये कंकरेंट लिस्ट की थ्योरी होती है। तो ये हम लोगों ने समझा कि जिस देश में फेडरल स्ट्रक्चर होता है उस देश में पावर सेपरेशन होना बिल्कुल जरूरी है। फेडरल स्ट्रक्चर का ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जिस देश में यूनिटरी सिस्टम यानी कि एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में जैसे चलती है, वहां पर टोटल पावर जो है वो सीधे किसके पास होगा? सेंटर के पास होगा। सेंटर यानी कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है। ब्रिटेन में सारी शक्तियां जो हैं वो वहां के जो जो राज्य हैं उन सभी से लेकर सेंटर को दी गई है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास बहुत ही एक्सट्रीम पावर है, वहां पर यूनिटरी सिस्टम चलता है, सारी ताकतें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसी एक यूनिटी के पास रहेगी।
किसी एक यूनिट जो होगी उसके पास हो गया, वहां है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सारी शक्तियां हैं। ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बारे में ऐसी कहावतें चलती हैं कि वो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा वो सब काम कर सकती है। ये जस्ट लाइक अ प्रोवर्ब है, मुहावरा है, यानी इतनी ताकत है कि लगभग लगभग सारी चीजें कर सकती है। इसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने जो बिल पारित करके लॉ बना दिया, वहां की जो रानी होगी उसे हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा। पार्लियामेंट वहां बहुत स्ट्रांग है, सारी शक्तियां एक जगह पे सेंट्रलाइज है, इसीलिए वहां पर यूनिटरी सिस्टम चलता है। अब आप लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर यानी फेडरल सिस्टम जो अमेरिका में है और यूनिटरी सिस्टम जो ब्रिटेन में, इन दोनों के सिस्टम को आपने समझ लिया। संविधान सभा में इन दोनों के सिस्टम को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि एक देश जिसे संविधान के अनुरूप अपने देश को चलाने का अनुभव अन्य देशों से बहुत ज्यादा है, और एक देश जिसने हमारे यहां शासन किया और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उस देश के शासन व्यवस्था को, गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत करीब से महसूस किया है। हमारे यहाँ के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी जितने भी लीडर्स सब थे, उन्होंने ब्रिटेन के गवर्नेंस को काफी करीब से अनुभव किया, देखा है। तो संविधान सभा में इस बात को लेकर बहुत बहस हो रही थी कि किस देश की व्यवस्था को माना जाए और किस देश की व्यवस्था को हम अपने भारत में अप्लाई करें। तो बातें ये निकल के आए कि अगर यूएसए का फेडरल स्ट्रक्चर अगर ले लिया जाए, यूएसए का फेडरल स्ट्रक्चर यदि लिया जाए तो पावर सेपरेट हो जाएंगे। कुछ पावर मिलेंगे सेंटर को और कुछ पावर मिलेंगे स्टेट को, और हमारे देश में आगे जाकर कुछ पावर लोकल बॉडीज को भी मिली, यानी गांव को, नगर निगम जो म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं और गांव में जो नगर परिषद, पंचायत वगैरह सब होते हैं। तो ऐसे हमारे मूल संविधान में केवल इस तरह ये दो थे। बाद में जोड़ा गया है कि लोकल बॉडीज भी होंगे। उन्हें गांधी जी का सपना था कि लोकल बॉडीज भी, तो बाद में ये चीजें हमारे संविधान में आई। अगर यूएसए के मॉडल को अपनाया जाए तो कुछ पावर सेंटर को दे दिए जाएंगे, कुछ पावर स्टेट को दे दिए जाएंगे, और अगर यूनिटरी सिस्टम जो ब्रिटेन में चल रहा है उसे अगर देखा जाए तो सारी की सारी ताकतें जो है वो सेंटर के पास हो जाएंगी। अब आप सोचिए, इन दोनों को लेकर प्रॉब्लम्स ये हो रही थी कि अगर केवल इस स्थिति को फॉलो किया जाए तो कई बार ऐसे होंगे कि मान लिया जाए कि ये हमारे भारत का मैप है, ऊपर का हिस्सा है, यहां पर उत्तराखंड है और यहां पर चाइना है, चीन। कभी अगर चीन से लड़ाई हो जाए, इस राज्य का सपोर्ट पूरी तरीके से सेंटर के साथ होना चाहिए, तभी सेंटर इस जगह पर वॉर को जीत पाएगी। लेकिन ये राज्य सेंटर की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंटर उन मुद्दों पर इसे कानून बनाने को कह रहा है जो मुद्दे स्टेट लिस्ट के हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे प्रावधान है जो केवल स्टेट ही लॉ बनाएगा। मान लिया लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, वो स्टेट लॉ बनाएंगे, स्टेट ही लॉ बनाएंगे इस पे, पुलिस के जो भी कानून होंगे, प्रावधान होंगे, वो स्टेट बनाएंगे, क्योंकि पुलिस जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। अब मान लिया जाए यहां पर उत्तराखंड है, यहां पर जो पुलिस की जो प्रणाली होगी, पुलिस की जो सिस्टम होगी, वो सिस्टम उतनी दुरुस्त नहीं है कि चीन के अटैक को सह पाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इसे अपने सिस्टम में चेंजिंग को कह रहा है, लेकिन उत्तराखंड मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड मान लिया जाए ये कह रहा है कि पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने यहाँ पुलिस को लेके जो भी लॉ है वो हम खुद ही देखेंगे, आप मुझे गाइड मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। ऐसी सूरत में इस बात का खतरा है कि चीन का एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वॉर जो है हम जीत भी ना पाए। ऐसी सिचुएशंस में भारत को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी सूरत में
लोगों ने ये कहा कि कभी कभी ऐसी भी सूरत आ जाती है कि स्टेट से पावर सेंटर के पास चली जानी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। यानी उत्तराखंड में लॉ कैसे बनेंगे वो सेंटर डिसाइड करेगा। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि केवल फेडरल स्ट्रक्चर पे नहीं चलना चाहिए, कई बार स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि पावर स्टेट को देकर देश के लिए नुकसान हो जाएगा। ऐसे सूरत में स्टेट से पावर ले लेनी चाहिए, यानी कि यूनिटरी सिस्टम को भी कभी कभी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देश की अखंडता, इंटीग्रिटी, यूनिटी, इसे बचाने का जो मौका है वो सेंटर के पास उस वक्त होनी चाहिए, वरना देश की इंटीग्रिटी जो है दांव पे लग जाएगी। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि वैसे तो फेडरल स्ट्रक्चर ही रहना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पे देश का गवर्नेंस यूनिटरी सिस्टम के जैसा हो जाना चाहिए, ताकि देश की इंटीग्रिटी को बचाया जा सके। तो लोगों ने कहा कि ये कंडीशन सही है कि ऐसे तो फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, पर हमारे देश में अगर कंडीशंस वैसी बन गए कि देश की एकता, अखंडता को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा पहुंच रहा है, ऐसी सूरत में स्टेट से पावर सेंटर की ओर चला जाएगा और हमारे देश में व्यवस्था हो जाएगी, यूनिटरी सिस्टम हो जाएगी। पहले था फेडरल सिस्टम, अचानक से देश की जो शासन व्यवस्था है वो बदल के क्या हो गई, यूनिटरी सिस्टम हो गई। इसीलिए हमारे देश को पूरी तरह फेडरल नहीं माना जाता है। हमारा देश क्वाजी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघात्मक। संविधान सभा के लोगों ने इस बात पे अपना समर्थन दिया कि हां, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो मैंने जान की आप लोगों को मैंने ये बताया कि देश की शासन प्रणाली कैसी हो सकती है। तो हमारे देश में जो शासन प्रणाली है उसकी खूबसूरती ये है कि वो ऐसे तो दिखेगी कि वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि पावर बटा हुआ है सेंटर में, स्टेट में, लोकल बॉडीज में, लेकिन जरूरत पड़ने पे सारी की सारी ताकतें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा है इमरजेंसी। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है, आपातकाल जब भी देश में अप्लाई होगा, स्टेट की पावर सीधे खिंच जाती है सेंटर के पास। अब स्टेट की डेस्टिनी, स्टेट की नियति सेंटर निर्धारित करेगा, तब तक जब तक स्टेट में जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं हो, स्थिर ना हो जाए। तो आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि आपातकाल का स्वरूप कैसा होता है, आपातकाल किन स्थितियों में लगाई जाती है, आपातकाल के कुछ प्रावधान हम पढ़ेंगे। हमने इसीलिए आपातकाल के बैकग्राउंड्स को थोड़ा बांधा कि क्या जरूरत पड़ी आपातकाल जैसी व्यवस्था हमारे संविधान में लाने के लिए। अब देखिए, हमारे संविधान का भाग 18, हमारे संविधान के भाग 18 का जो टाइटल है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी आपात उपबंध। संविधान का भाग 18 का जो टाइटल है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 18 है उसका जो टाइटल है इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपात उपबंध। इसमें आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है। हम आज 352 को पढ़ने वाले हैं। हालांकि 352, 353 जितने भी हैं, इसके भी अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं। मैं आपको एक बेसिक बातें बताऊंगा जिससे आप 352 को लेकर एक बेहतर समझ आपको बन जाए। हालांकि ये वीडियो जो है वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है,
अन्य भी ऐसे कई लोग हैं जो इमरजेंसी को समझना चाहते हैं कि इमरजेंसी एक्चुअल में है क्या, किन स्थितियों में हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी के लगने के समय हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है, शासन का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे बिहेव करेगा, उस बारे में एक एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते जरूर हमें जाननी चाहिए। तो आज हम 352 की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आर्टिकल 352 का पहला क्लॉज, 352 का पहला क्लॉज कहता है कि यदि हमारे देश में या देश के किसी भाग में, जरूरी नहीं है कि पूरे देश में ही, देश के किसी भाग में स्थितियां ऐसी हो गई हैं, और वो मैं तीन स्थितियां लिख रहा हूं, अगर उन तीनों में से कोई भी एक स्थितियां देश में बनी है या देश के किसी एक भाग में बनी है, उन स्थितियों में प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 351 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 351 का जो शीर्षक लिखा हुआ है, जो टाइटल लिखा हुआ है, वो है, हिंदी में कहेंगे, आपातकाल की उद्घोषणा, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये 351 का टाइटल है, आपातकाल की घोषणा। याद रहे, 351 में ये बातें मेंशन की गई है कि यदि देश में वॉर, यानी कि युद्ध, देश में या देश के किसी एक भाग में, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी बाह्य आक्रमण, या आप रेबेलियन, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए, यदि हमारे देश में या देश के किसी एक भाग वॉर की स्थिति हो गई है, किसी दूसरे देश से वॉर की स्थिति हो गई, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, वहां पर बाहर से आक्रमण हो गया, या फिर हमारे देश में या देश के किसी एक भाग में आर्म रेबेलियन हो गया, जनता हथियारों के साथ विरोध में उतर गई। हमारे लोकतंत्र की, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि विरोध के स्वर होने चाहिए, क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्रिटिसिज्म इस शर्त पे नहीं कि हथियारों के साथ आप सड़कों पर उतर गए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन तीनों में से किसी भी एक स्थिति के आधार पर राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर देता है। याद रहे एक बात, प्रेसिडेंट इन तीनों में से किसी एक स्थिति पर आपातकाल की घोषणा कर देगा, बट प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। प्रेसिडेंट अचानक से खुद से नहीं आपातकाल की घोषणा कर देगा, मंत्री परिषद उसे कहेगा तो प्रेसिडेंट करेगा। देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही लगाएंगे, लेकिन मंत्री परिषद उसे सलाह देगी, तभी वो ऐसा कार्य करेंगे। प्रेसिडेंट का ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है कि वो अपने मन से ही इन तीनों स्थिति में से किसी एक स्थिति को देख लिया और उसने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। नहीं, मंत्री परिषद की सलाह उसे मिलेगी, मंत्री परिषद सलाह देगा, तब जाकर प्रेसिडेंट इन तीनों में से किसी एक स्थिति
या एक से ज्यादा स्थिति हो गई, यानी वो तीनों स्थिति में से कोई भी स्थिति हमारे देश में या देश के किसी एक भाग में अगर है, तो प्रेसिडेंट जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर इमरजेंसी की घोषणा कर देगा। अब देखिए, देखिए इमरजेंसी जो है मैं तीन शर्तें मैंने लिखाई थी, उसमें से तीसरी जो शर्त थी जिसमें लिखा हुआ था आर्म रेबिलियन, सशस्त्र विद्रोह। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में ये शब्द नहीं लिखे हुए थे। हमारे मूल संविधान में लिखे हुए थे युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मूल संविधान में ये तीनों शर्त लिखे हुए थे कि युद्ध हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, इंटरनल डिस्टरबेंस आ जाए। 1975 में 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी को अपनी सत्ता जाने का डर बहुत ही ज्यादा हो गया था, इंदिरा गांधी जी के विरोध में स्वर देश में इतने ऊंचे हो गए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी आंदोलन चलाया था। इंदिरा गांधी जी को अपनी सत्ता के जाने का इतना डर सताया था कि उन्होंने बिना मंत्री परिषद से पूछे स्वयं इमरजेंसी की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा करवा दी। और जब इमरजेंसी लग गई 25 जून 1975 को, यह हमारे देश के काले इतिहास के दिनों में याद रखा जाता है। बहुत ऐसी घटनाएं इस दिन घटी, जिन लोगों ने इमरजेंसी के दंश को झेला है उन्हें ये बात पता है कि इमरजेंसी जब आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगाई थी, तो किन किन मुसीबतों का सामना हमारे देश के नागरिकों को झेलना पड़ा था। ये बातें उन्हें ही पता होंगी जो इस दिन के दंश को झेलेंगे। देखिए इंदिरा गांधी जी ने जब देश की स्थिति को खराब देखा, ऐसा ऐसा उन्हें लग रहा था कि देश में विरोध के स्वर इतने ज्यादा उठ गए हैं कि मेरी सरकार जा सकती है, ऐसे सूरत में उन्होंने बिना मंत्री परिषद से पूछे राष्ट्रपति को कहकर इमरजेंसी की घोषणा करवा दी और आधार बताया गया आंतरिक अशांति। आपको नहीं लगता है कि आंतरिक अशांति शब्द अपने आप में थोड़ा डिस्टर्ब है? कैसी अशांति, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे यहां तो क्लियर समझ में आ रहा है कि वॉर हो गया, यहां पर समझ में आ रहा है कि बाहर से आक्रमण हो गया, पर यहां समझ में नहीं आ रहा है कैसी अशांति, वो क्लियर ही मेंशन नहीं है, तो इसका दुरुपयोग हुआ। तो याद रहे इसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार हार गई 1975 के बाद, जब इलेक्शंस हुए 77 में, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार हार गई और मोरारजी देसाई की सरकार आई। उनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि जिन जिन प्रावधानों को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बदला है संविधान के, और संविधान के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, उसे बचाने का प्रयास मैं करूंगा यदि मेरी सरकार आती है तो। और बहुत हद तक जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया भी। उन्होंने क्या किया, 44वां, मैं सिर्फ पर हेडिंग में कर देता हूं, जनता पार्टी की सरकार ने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट 1978 लाया, यानी कि 44वां संविधान संशोधन, संविधान में बदलाव लाया। 44वां संविधान संशोधन के आधार पर मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, सीधा कह दिया कि मंत्री परिषद लिखित सलाह देगा, एक रिटन एडवाइस देगा मंत्री परिषद किसे, प्रेसिडेंट को, तब जाकर प्रेसिडेंट 352 लगाएगा। जब तक मंत्री परिषद लिखित सलाह नहीं देगा तब तक प्रेसिडेंट 352 नहीं लगाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने मंत्री परिषद को बाद में बताया, पहले ही प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी लगवा दी और बाद में मंत्री परिषद को बताया कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। याद रहे, किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर पूरे देश की नियति तय नहीं हो सकती और मोरारजी देसाई की सरकार ने यह कदम उठाया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंतरिक अशांति, इस शब्द को हटाकर इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया और क्लियरली मेंशन उन्होंने संविधान में कर डाला कि मंत्री परिषद लिखित सलाह प्रेसिडेंट को देगा, तभी जाके प्रेसिडेंट विल इंपोज इमरजेंसी। और 3 शर्तों में से तीसरी शर्त को उन्होंने बदल दिया। अब फ्रेंड्स ये बात आप जानिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आर्टिकल 352 का क्लॉज 352 के क्लॉज 3 में यह दिया गया कि इमरजेंसी की प्रक्रिया क्या हो, कैसे होगा। इसी में ये बातें मेंशन की गई है कि मंत्री परिषद लिखित सलाह देगा राष्ट्रपति को, तब जाके राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी देश में लगाएगी। ये 352 के क्लॉज 3 में ये बातें मेंशन की गई है। और ये चीजें कब आई, ये चीजें आई हैं 44वें संविधान संशोधन के बाद, कि लिखित सलाह मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को देगा, तभी जाकर इमरजेंसी लगाई जा सकती। पहले ऐसी चीजें नहीं थी। अब देखिए 38वां संविधान संशोधन 1975, इंदिरा गांधी जी की सरकार, 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में, 1975 में हमारे संविधान का 38वां संशोधन आया। देखिए, इमरजेंसी जब आर्टिकल 352 लगाई जा रही है, ये बातें क्लियर नहीं है कि मान लिया जाए कि वॉर हो गई और 352 लगा दी गई और अचानक से देश में आर्म रेबेलियन भी हो गया, तो क्या एक से अधिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है? 38वां संविधान संशोधन में यह बातें क्लियर हो गई कि इमरजेंसी आर्टिकल 352 ये एक से अधिक भी लगाई जा सकती है। देश में अगर इमरजेंसी 352 चल रही है, देश या देश के किसी एक भाग में, देश के किसी एक भाग में 352 लगी हुई है और अचानक से देश के किसी दूसरे भाग में आर्म रेबेलियन हो गए, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो भी यहां पर भी 352 लग सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है एक से अधिक घोषणाएं कर सकता है। ये बातें 38वें संविधान संशोधन 1975 में क्लियरली मेंशन कर दी गई। राष्ट्रपति, यानी अभी की स्थिति है, राष्ट्रपति एक से अधिक इमरजेंसी की घोषणाएं कर सकता है। फ्रेंड्स, अब एक बात आप याद रखिएगा कि
आर्टिकल 352 का जो टाइटल है आपातकाल की उद्घोषणा, बोलचाल की भाषा में उसे नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, लेकिन याद रहे संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है। नेशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। लेकिन याद रहे संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है, संविधान में नहीं इसमें। संविधान में जो शब्द है आर्टिकल 352 के लिए वो है आपातकाल की उद्घोषणा, इंग्लिश में कहेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये बातें लिखी हुई है, ये नहीं। लेकिन बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी, आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। अब देखिए, मान लिया जाए ये भारत, मैं इमेजिन कर रहा हूं, और मेरा ये कहना है कि इमरजेंसी जो मूल संविधान में लिखी हुई थी आर्टिकल 352 में, उसमें इमरजेंसी का एरिया नहीं डिफाइंड। ये बातें हैं कि क्लियर नहीं है कि वो देश के किसी भाग में लगी हुई है या पूरे देश में लगी हुई है। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ये बातें क्लियर हो गई कि इमरजेंसी जो है किसी देश के किसी एक भाग में भी लगाई जा सकती है या पूरे देश में भी लगाई जा सकती है। मूल संविधान में ये क्लियर मेंशन नहीं है कि देश के किसी एक भाग में लगेगी या देश पूरे देश में लगेगी। सीधे ये लिखा हुआ है कि देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है इन इन आधारों पे। तो एज्यूम कर लिया जाता था कि इमरजेंसी लगने का मतलब पूरे देश में इमरजेंसी लगी। 42वां संविधान संशोधन 1976 जब आया, ये बातें क्लियरली लिख दी गई कि इमरजेंसी देश के किसी एक भाग में लग सकती है या पूरे देश में लग सकती है। ये बातें मेंशन कर दी गई, यानी कि इमरजेंसी का जो विस्तार होगा वो बातें क्लियरली मेंशन कर दी गई। फ्रेंड्स, एक बात आप जानिए, हमारे देश में स्थिति जो है अभी बनी नहीं है। मैं इमेजिन कर रहा हूं युद्ध हो सकती है, बाह्य आक्रमण हो सकता है कि देश में आर्म रेबेलियन हो जाए। ऐसी सूरत पे भी भविष्य के संकट को देखकर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि देश में वैसी स्थितियां उत्पन्न ही हो जाए तो ही इमरजेंसी राष्ट्रपति लगाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति को अगर समाधान हो गया, राष्ट्रपति को यह सेटिस्फेक्शन आ गया कि देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, याद रहे राष्ट्रपति के सेटिस्फेक्शन का मतलब है मंत्री परिषद का सेटिस्फेक्शन। मंत्री परिषद को यदि ऐसा लग गया है कि देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है या उत्पन्न होने वाली है, वैसी सूरत में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी लगाने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक स्थितियां या तीनों की तीनों स्थितियां देश में उत्पन्न हो ही चुकी है, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में यह संकट आ सकता है, तो भी भविष्य के संकट को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा को बचाने के लिए इमरजेंसी के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आने वाले हैं आर्टिकल 352 4 और 5। ये प्रावधान है आर्टिकल 352 क्लॉज 4 क्लॉज 5। इसमें दिया गया है कि अप्रूवल कैसा होगा और ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कि इमरजेंसी को अप्रूव कराने के लिए पार्लियामेंट कौन से प्रोविजंस करेंगे जिससे इमरजेंसी लग जाएगी, और ये भी बातें हैं कि ये कितने दिनों तक चलेगा। देखिए, आर्टिकल 352 का जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है उसी के अंदर ये सारी बातें। मान लिया जाए कि मंत्री परिषद ने इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रपति को इसमें सलाह दे दी, इसे राष्ट्रपति को इसने सलाह दे दी और इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 लग गया, 352 का क्लॉज 1 लग गया। ये
जब ये सलाह देने के बाद प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी देश में लगा दी, उसके बाद ये मैक्सिमम 30 दिनों तक बिना संसद के अनुमोदन के रह सकती है। अनुमोदन का मतलब है कि संसद ने अप्रूवल अभी नहीं दिया, संसद के पास 30 दिनों का समय होगा। संसद कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। याद रहे संसद के ये दो अंग हैं। संसद का एक तीसरा अंग भी है, वो है राष्ट्रपति। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई बिल लोकसभा से पास हो जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा से पास हो जाता है फिर वो लोकसभा में आता है, इन दोनों हाउसेस से, इन दोनों की अंग्रेजी होती है हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट। इन दोनों सदनों से, इन दोनों हाउसेस से जब कोई बिल पास हो जाता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करता है तब तक वो बिल लॉ नहीं बन पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसद के ये तीन अंग हैं। संसद, राष्ट्रपति पार्लियामेंट की मीटिंग में नहीं बैठता है, उसके बावजूद राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। अब देखिए, मैंने लिखा क्या कि मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी राष्ट्रपति को कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, और इमरजेंसी लग गई देश में। संसद के पास इस इमरजेंसी के बिल को पास कराने के लिए 30 दिनों का समय रहेगा। 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पास कराकर बिल राष्ट्रपति को देना होगा। राष्ट्रपति के साइन के बाद वह इमरजेंसी अब 6 महीनों तक लगी रह सकती है। ठीक है, बातें आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि संसद के पास 30 दिनों का समय रहेगा। 30 दिन का समय यदि पूरा हो जाता है और संसद के दोनों सदन अप्रूवल नहीं दे पाते हैं तो इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी पार्लियामेंट के पास सिर्फ 30 दिन का टाइम होगा इमरजेंसी के बिल को दोनों सदनों से पास कराकर राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। और राष्ट्रपति के पास यदि दोनों सदनों से पास होकर बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर उस बिल पर कर दिया, तो वो इमरजेंसी देश में या देश के किसी भाग में 6 महीने तक लगी रह सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर 6 महीने, देखिए पहले क्या था, मूल संविधान में क्या था कि इमरजेंसी 6 महीने तक लग गई। उससे भी पहले मंत्रिपरिषद ने सलाह देकर इमरजेंसी लगा दी। पहले क्या था मूल संविधान में कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो इमरजेंसी लग गई, राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी, वो अनिश्चित काल तक चलते रह जाती थी, किसी अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती थी। 44वां संविधान संशोधन हुआ, यानी मोरारजी देसाई की सरकार ने यह क्लियर किया प्रत्येक 6 महीने पर संसद से, यानी पार्लियामेंट से बिल को पास कराना पड़ेगा हर 6 महीने पर। 6 महीने का टर्म पूरा हुआ, तुरंत आपको बिल पास कराना होगा दोनों सदनों से। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तब जाके अगला 6 महीना लगेगा। और इसी तरीके से बार बार संसद से पास कराना होगा, और ऐसे करते करते अनंत काल तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी संसद से बार बार पास कराने की जो प्रावधान है वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लगा। याद रहे, देखिए ये है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसके बाद
और इसके पहले, देखिए इसके पहले संसद से जो पास कराने की जिम्मेदारी रहती थी, मैंने आपको क्या कहा था कि मंत्री परिषद ने सलाह देकर राष्ट्रपति के द्वारा देश में इमरजेंसी लगा दी, और वो इमरजेंसी मैक्सिमम 30 दिन तक लगी रह सकती है। लेकिन मूल संविधान में ऐसा नहीं था, 60 दिनों तक लगी रहती थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद ये दिन घट के हो गया 30 दिन। पहले अनंत काल तक लगी रहती थी, अनंत काल तक, बिना अनंत काल तक मंत्री परिषद की सलाह पर, अनंत काल तक। बाद में क्या हो गया, प्रत्येक 6 महीने पर, एक बार 6 महीने के लिए इमरजेंसी यदि लग जाती है, संसद के दोनों सदनों से पास हमने करा दिया और 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगी। अब अगला 6 महीने यदि लगाना है तो फिर से संसद से पास कराना होगा बिल, यानी दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, तब 6 महीने लगेगी। फिर बिल पास कराना होगा, तब 6 महीने लगेगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते 6-6 महीने आप इमरजेंसी के पीरियड्स को बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन शर्त है कि हर एक 6 महीने के बाद आपको जो है दोनों सदनों से पास कराना होगा इमरजेंसी का बिल को। अगर यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इमरजेंसी लैप्स हो जाएगी। अब देखिए, पहले क्या था कि साधारण बहुमत से संसद से पास कराना रहता था। मैं ये कह रहा हूं कि ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, इसे कहते हैं लोकसभा और इसे कहते हैं राज्यसभा। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, लोअर हाउस, और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, अपर हाउस। पहले क्या था कि साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती थी बिल पास कराने के लिए। मंत्रिपरिषद की सलाह पर 60 दिनों का वक्त मिल जाता था, इमरजेंसी लगी रहती थी, लेकिन उसे तो 30 दिन कर दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन के बाद। और जो सदनों से जो पास कराया जाता था ना, राष्ट्रपति के पास जाएगा इमरजेंसी का बिल, वो होता था साधारण बहुमत से। पहले साधारण बहुमत से, बाद में कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के बाद क्या हो गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन सीए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद विशेष बहुमत कर दिया गया, विशेष बहुमत कर दिया गया। साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ, लोकसभा में जो जितने भी सदस्य हैं 543, लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे जो आए हुए हैं, उपस्थित है, मान लिया जाए आए हैं 400, 400 का आधा से एक अधिक, वो हो गया साधारण बहुमत। जितने भी उपस्थित हैं वो आधा से एक अधिक वोट दे देंगे, यानी 400 हैं तो 201 लोग यदि कह दिए कि इमरजेंसी लगेगा, और राज्यसभा में भी ऐसे ही कह दिया गया कि इमरजेंसी लगेगी, 245 मेंबर हैं, और वहां पे मान लिया जाए 150 मेंबर आए हुए हैं, 150 का आधा हो गया 75, 75 में एक जोड़ दिए 76, यानी 76 लोग अगर कह दिए कि इमरजेंसी लगना है तो साधारण बहुमत से जितने उपस्थित हैं उनका आधा से एक अधिक, और दोनों सदनों से पास हो जाता था। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या कर दिया, विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब हो गया सदन की, प्रत्येक सदन की बात हो रही है, सदन यानी ये एक सदन, सदन की कुल सदस्यों का बहुमत प्लस जितना टोटल मेंबर है लोकसभा में और जितना टोटल मेंबर है राज्यसभा में, ये प्रत्येक सदन की बात है। हर एक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत भी चाहिए, साथ में उपस्थित तथा
मतदान को वोटिंग करेंगे मेंबर, देने वालों का 2/3 बहुमत। ये काफी कठिन है। ऐसी व्यवस्थाएं लोकसभा में चलेगी, उसके बाद राज्यसभा में भी इसी तरीके से पास होगा बिल, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और साइन होने के बाद प्रेसिडेंट आपातकाल की घोषणा करेगा और 6 महीने तक आपातकाल लगेगा। और आगे बढ़ाना है तो फिर 6 महीने के बाद इसी तरीके से दोनों सदनों से पास कराना होगा और फिर अगला 6 महीना लगेगा, और ऐसे करते करते अनंत काल तक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब देखिए इमरजेंसी खत्म कैसे हुई। इमरजेंसी खत्म करने के लिए सिंपल प्रोविजन है। राष्ट्रपति जो है एक फॉर्मल ऑर्डर निकालेगा, एक सामान्य ऑर्डर निकालकर इमरजेंसी को, आर्टिकल 352 को वापस ले सकता है। यानी कि इमरजेंसी खत्म करने के लिए राष्ट्रपति एक नॉर्मल जो है ऑर्डर निकालकर वापस कर सकता है, इमरजेंसी को खत्म कर सकता है पूरे देश में। या फिर मान लिया जाए कि इमरजेंसी लगी हुई है और लोकसभा सत्र में नहीं है, लोकसभा का विघटन हो गया है, सरकार अभी नहीं, लोकसभा का विघटन हो गया है। ऐसे सूरत में और इमरजेंसी लगी हुई है, संसद के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य यदि लिखित ऑर्डर दे दे किसे, प्रेसिडेंट को, 1/10 सदस्य जो है अगर लिखित ऑर्डर दे दे प्रेसिडेंट को, ये कह दे कि इमरजेंसी वापस लेनी है, तो 14 दिनों के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, बुलाकर साधारण बहुमत के आधार पर 352 वापस किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब था कि इमरजेंसी लगी हुई है, मंत्री परिषद ने सलाह दे दिया और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा, वो इमरजेंसी 30 दिनों तक चलेगी और फिर संसद के दोनों सदनों से बिल को पास कराकर फिर से राष्ट्रपति को दे दिया गया और इमरजेंसी जो है 6 महीने तक चलेगी। लेकिन उसी दरमियान जो है वापस लेने के लिए, इमरजेंसी को वापस लेने के लिए संसद के जो कुल सदस्य हैं वो 1/10 सदस्य जो है राष्ट्रपति को लिखित ऑर्डर दे दिए। मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति स्वयं एक फॉर्मल ऑर्डर जारी करके इमरजेंसी को वापस ले सकता है, लेकिन वो जारी नहीं कर रहा है। तो संसद के जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य जो हैं, वो 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित ऑर्डर दे देंगे। और साथ साथ याद रहे वो लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा के अध्यक्ष को पहले लेटर देंगे और वो लेटर फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और 14 दिनों के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी और साधारण बहुमत के आधार पर, यानी लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उपस्थित आए हुए हैं, जरूरी नहीं है कि 543 वो आए, जितने भी आए हुए हैं 200 300 जितने भी आए हैं, उनका आधा से एक अधिक यानी साधारण बहुमत के आधार पर अगर राष्ट्रपति को कह दिया तो राष्ट्रपति वापस इमरजेंसी को करवा देगा। ये इसकी प्रोविजन, सिंपल प्रोविजन। अब मैं समझाता हूं। यहां तक हम लोगों ने इमरजेंसी कितने दिनों तक लगी रह सकती है। अभी वास्तविक स्थिति क्या है इमरजेंसी की? इमरजेंसी मंत्री परिषद की सलाह से प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी की घोषणा करेगा तो जो वो है 30 दिनों तक मिनिमम लगी रह सकती है और 30 दिनों के अंदर
लोकसभा और राज्यसभा से इमरजेंसी के बिल को विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पारित कराना पड़ेगा। अदरवाइज 30 दिनों के अंदर यदि दोनों सदनों से बिल को नहीं पास कराया गया, वो इमरजेंसी लैप्स हो जाएगी। अब देखिए, इमरजेंसी के लगने पर मूल अधिकार जो लैप्स होते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार जो लैप्स होते हैं, मैं ये अगली क्लास में बनाऊंगा, क्योंकि अभी इस क्लासेस के काफी लंबी ड्यूरेशन चली गई है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है कि आर्टिकल 352 के लगने पर कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, किन आधारों पर 352 लगाई जाती है, 352 में क्या चेंजिंग्स आए थे, वो सारी बातें मैंने आपको भी 352 में बताई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कहूंगा कि 352 के लगने पर हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड होंगे और हमारे मूल अधिकार किस तरीके से बिहेव करेंगे, उस बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो अभी फिलहाल अब आर्टिकल 352 के जो सिंपल जो प्रावधान है कि कितने दिनों तक 352 लगी रह सकती है, उसके प्रोविजंस क्या है, किन आधारों पर लगी रह सकती है, क्या चेंजिंग आए उन आधारों में, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। इसे आप जितनी भी बातें मैंने बोर्ड पर लिखी, आप उसे सिस्टमेटिक ढंग से नोट डाउन करके एक बेहतर समझ आप आर्टिकल 352 के बारे में लगा सकते हैं। हालांकि ये बातें जाननी है कि इमरजेंसी हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी है। एक नेशनल इमरजेंसी है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक स्टेट इमरजेंसी है 356, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे देश में केवल 360, आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो अभी तक हमारे देश में नहीं लगी। कहा जा रहा था कि कोविड के टाइम पर आर्टिकल 360 लग सकता है, पर हमारे देश की सरकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और देश की अर्थव्यवस्था को बचा कर रखा। इस वजह से फाइनेंशियल इमरजेंसी की नौबत अभी तक नहीं आई है, लेकिन आर्टिकल 352 और 356 का यूज हमारे देश में कई बार हो चुका है। हम अगली वीडियो में आर्टिकल 352 के इफेक्ट जो मूल अधिकार पे पड़ेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे पड़ेंगे, उनके कुछ प्रावधान को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियोस को देखकर एक आर्टिकल 352 के लिए एक समझ विकसित कीजिए। ठीक है, थैंक यू।